ओके जी, तो आज हम अपना जो लेक्चर नंबर 4 है पार्टिकल फिजिक्स में, दैट इज अबाउट एंटी पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनोस। तो हम देखते हैं कि आज हमने जितने भी पार्टिकल्स पहले उनकी डिस्कवरी के बारे में देखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है और बायॉन है और निजान है। ये 6 पार्टिकल्स हमारे पास थे। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बताया है कि पार्टिकल फिजिक्स की जर्नी के अंदर पार्टिकल्स की डिस्कवरी के साथ साथ उनकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और जो मुख्तलिफ किस्म की जो थ्योरीज थी वो भी साथ साथ डेवलप हो रही थी। तो उनकी डेवलपमेंट की वजह से भी पार्टिकल्स की नेचर और उनकी डिस्कवरी के मेथड्स जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इस चीज़ के बारे में है कि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट से पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। तो 20th सेंचुरी के बिल्कुल आगाज़ में, जैसे पहले भी बात हुई है, कि 2 बहुत बड़ी थ्योरीज जो हैं वो डेवलप हो रही थी। और उन थ्योरीज में पहली जो थ्योरी है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, और दूसरी जो थ्योरी थी वो हमारे पास थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आप जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो एक फिजिक्स की फंडामेंटल थ्योरी है, और फिजिक्स की हर दूसरी थ्योरी को, किसी भी थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी ओबे करना लाजमी है, और अभी तक इसकी कोई भी वायलेशन नहीं देखी गई है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक असम्पशन ये है कि स्पेस और टाइम, इनको हम अलग से ट्रीट नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल इक्वल फुटिंग के ऊपर ट्रीट करेंगे। यानी t और x रिप्रेजेंट्स द स्पेस इन वन डायमेंशन। इन दोनों को किसी भी सिचुएशन में हम इक्वली ट्रीट करेंगे। इनको ऐसे नहीं हो सकता कि हम टाइम को डिफरेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम स्पेस है या स्पेस टाइम है, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि दोनों को हम स्पेस और टाइम को एक कनेक्टेड एंटिटी देखें। तो हम 2 चीज़ों को तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब वो इक्वल फुटिंग के ऊपर ट्रीट हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक डिमांड थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। साथ ही साथ उस वक्त जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसकी इक्वेशंस भी दिखाऊंगा, कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जिसका बेसिक पोस्टुलेट आप कह सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो कि किसी भी पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिकल एक स्मॉल स्केल के ऊपर जो पार्टिकल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, उसकी जो प्रोपेगेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं है, यानी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे नहीं करता। इट इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक, जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, ये रिलेटिविटी के साथ कंपैटिबल नहीं है। स्पेशल रिलेटिविटी की जो डिमांड है वो क्वांटम मैकेनिक्स फुलफिल नहीं कर सकती, ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें कैसे टेक्निकली कैसे हमें समझ आएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स वाकई ही एक नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी है। तो इसके लिए हम जानते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि एक डिमांड ये है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविस्टिक बनाएं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कैसे एक नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी है। तो लेट्स से हम अगर एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लें, और आपको पता है कि वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये है, और इसमें आप देखिए ये फंक्शन जो है ये टाइम पे डिपेंड करता है, और साथ साथ स्पेस r जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। लेकिन अगर इसमें इस इक्वेशन को आप देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन नहीं है। जैसे मैंने लिखा है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट सिमेट्रिक इन स्पेस एंड टाइम डेरिवेटिव्स एंड हेंस नॉट रिलेटिविस्टिक। अगर आप इधर टाइम का डेरिवेटिव देखें वो तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है i is बाय डेल t, लेकिन अगर यहाँ पर आप हैमिल्टोनियन को देखें तो हैमिल्टोनियन के लिए हम जो फर्स्ट ऑर्डर ये आप देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, टाइम के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और स्पेस के अंदर अगर ये हम हैमिल्टोनियन को लें और p²/2m के बराबर होता है, आप ये जानते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है इसलिए p² जो है, p जो है वो एक ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, और ये del by del x del y और del z ये स्पेस का डेरिवेटिव है।
और यहाँ पर अगर हम p को पुट करें तो आप देख सकते हैं कि ये p स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम डेरिवेटिव है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि उसकी पावर 1 है, और जो स्पेस डेरिवेटिव है वो क्वाड्रेटिक है, यानी इसकी पावर 2 है। तो अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को देखें तो ये एक मैनिफेस्टली नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि स्पेस और टाइम दोनों इक्वली ट्रीट नहीं हुए इस इक्वेशन में, इसलिए ये रिलेटिविस्टिक नहीं है। सिर्फ देखने से भी आपको पता चल सकता है ये एक नॉन रिलेटिव, ऑल्दो कि ये एक ऑपरेटर इक्वेशन है, और ये वेव फंक्शन जो है ये एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और पार्टिकल कैसे मूव करता है ये इक्वेशन उसको एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। लेकिन इन प्रिंसिपल बेसिकली ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि स्पेस का डेरिवेटिव और टाइम का डेरिवेटिव ये सेम ऑर्डर पे नहीं है। अब ये तो बात है कि ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी नहीं थी। अब अगर हम इसको रिलेटिविस्टिक थ्योरी बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? हम अगर चाहें कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो रिलेटिविस्टिक बन जाए, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे करे, तो जाहिर बात है कि हमने स्पेस और टाइम के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको सेम करना होगा। अब मसला ये है कि एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों को कैसे सेम कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि जो लीनियर है उसको स्क्वायर बना दो, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लें, यानी टाइम के डेरिवेटिव का स्क्वायर ले लें। एक तरीका तो ये होगा, तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका स्क्वायर रूट लें। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तब भी ये लीनियर हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो हम, और ये दोनों सिचुएशंस परसू की गई लिटरेचर आप देखेंगे तो दोनों रास्तों को एक्सप्लोर किया गया है। जो टाइम का डेरिवेटिव है उसको स्क्वायर भी बनाया गया है, और जो स्पेस का डेरिवेटिव है उसको लीनियर भी बनाया गया है। लेकिन आज हम पहला जो तरीका है जिसमें जो टाइम का डेरिवेटिव है उसको हम स्क्वायर बना के देखते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस होगी, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो इसका कोई तो नतीजा निकलेगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, और उसको फिर हम देखेंगे कि उससे क्या बात बनती है। अच्छा जी, ये काम सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि हम एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप में, यानी E स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर P स्क्वायर M स्क्वायर C4, ये आपको पता है कि एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। और इससे हम जो टाइम का डेरिवेटिव है उसको स्क्वायर बनाएंगे। हम ये कर सकते हैं कि हम इनमें जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे काम करती है कि हम ऑब्जर्वेबल्स के लिए ऑपरेटर्स लेके आते हैं। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑब्जर्वेबल है तो उसके लिए टाइम का ऑपरेटर होगा, और जो हमारे पास मोमेंटम ऑब्जर्वेबल है उसके लिए स्पेस का, ये वन डायमेंशन के अंदर है। इसको आप इजीली डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन ये देखें, ये स्पेस का डेरिवेटिव है, सॉरी टाइम का डेरिवेटिव है। जो एनर्जी को हम रिप्लेस करेंगे आई एच बार डेल बाय डेल टी से, और मोमेंटम को हम रिप्लेस करेंगे माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स से। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव जब हम दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर यानी E की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और P की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशंस जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे हमारे पास एक नई इक्वेशन जो है वो डेवलप होगी, और ये इक्वेशन जो है एक लाइन-गॉर्डन इक्वेशन के नाम से मशहूर है। और इसमें अगर आप देखें तो अगर हम वो ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है, अगर इसको हम यहाँ पर वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पर, यहाँ पर भी साइड से, यहाँ पर भी साइड से, और यहाँ पर भी साइड से, और इनको एनर्जी और P को रिप्लेस करेंगे ऑपरेटर से, उनके ऑपरेटर से, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनती है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन जो है इसमें टाइम का भी स्क्वायर है, और डेल जो है वो आपको पता है कि डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो है ये भी स्क्वायर है। तो दोनों स्पेस और टाइम के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने इक्वल कर दिया, इक्वल फुटिंग पे ले आए, ठीक है ना। इक्वल नहीं है, एक जैसे बिहेव कर दिया। इस तरीके से कम ये इक्वेशन जो है ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बन गई। और ये अगर आप देखें तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन की ही तरह है, बल्कि हिस्टोरिकली ये इक्वेशन भी श्रोडिंगर ने ही डिस्कवर की थी। ये इक्वेशन भी श्रोडिंगर ने खुद ही डिस्कवर की थी, लेकिन इस इक्वेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से श्रोडिंगर ने इसको पब्लिश नहीं किया, और बाद में क्लाइन और गॉर्डन ने
मिलकर इस इक्वेशन को जब डिस्कवर किया और फिर उन्होंने पब्लिश किया तो वो उनके नाम के साथ अब ये जुड़ी हुई है। अब इस इक्वेशन में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं, ठीक है ना। सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि अभी एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, अब ये रिलेटिविटी को ओबे करती है और इससे जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होगी वो एक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स होगी, ठीक है। समटाइम्स हम इसे सेकंड क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन है, दैट्स गुड। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कुछ, जैसे मैंने कहा, अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। अब अगर आप इसकी सोल्यूशन देखें, अब इस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चूंकि डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, जब ये हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे और इससे फिर एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पार्ट इक्वेशन से तो आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो ये जब हम करेंगे तो इसकी दो सोल्यूशंस आती हैं, क्योंकि उस पर तो स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट के आपको पता है कि पॉसिबल दो सोल्यूशंस होती हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। वैसे भी अगर आप डायरेक्टली भी वो एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप पे जाएं तो एनर्जी की दो सोल्यूशंस हैं, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से श्रोडिंगर ने इसको पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो है इनका क्या मतलब है। ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव एनर्जी तो आपको पता है कि पॉजिटिव डेफिनेट है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये कि आप किसी पार्टिकल से एनर्जी वापस निकाल सकते हैं, तो वो काउंटर इंट्यूटिव है। तो इसलिए श्रोडिंगर ने इसको पब्लिश नहीं किया था। लेकिन क्लाइन-गॉर्डन ने कहा कि देखिए जी, ये तो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आ रही हैं, इसमें पॉजिटिव ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है और फिर एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी है और वो बाउंडेड फ्रॉम बिलो भी नहीं है। इसका मतलब है आप एनर्जी निकालते जाएं, यानी आप किसी पार्टिकल से एनर्जी ले सकते हैं फॉर डूइंग नथिंग। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन इतनी यानी क्लिक नहीं हो सक रही थी, एक बात, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और ये भी देखें कि इसमें स्पिन कैसे करनी है, यानी ये क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन में तो ये स्पिन हाफ के पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल उनको एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिर्फ स्पिन लेस पार्टिकल्स, स्पिन जीरो के पार्टिकल जैसे पाई मीजान है, पायॉन जो था हमारे पास, उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए ये कंप्लीट थ्योरी भी नहीं है। और साथ साथ दूसरी बात ये है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन एक क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता है कि एक प्रोबेबिलिस्टिक मैकेनिक्स है, जिसका मतलब है डील्स विद प्रोबेबिलिटीज। और जब भी आप प्रोबेबिलिटीज लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटीज कंजर्व होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो तो कम से कम कंजर्व होनी चाहिए। अगर एक पार्टिकल की लेट्स से इलेक्ट्रॉन की जगह पे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेट्स से 80% है, तो दूसरी जगह 20% होनी चाहिए, ताकि 80 + 20 100% कहीं तो वो मौजूद होगा। तो एक स्पेस के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस की टोटल प्रोबेबिलिटी वो कंजर्व होनी चाहिए। और अगर आप क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो कंजर्व नहीं है, और ये आप आसानी से कर सकते हैं एक असाइनमेंट के तौर पर, बल्कि ये एक असाइनमेंट है भी कि आप लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और ये देखें कि क्यों कंजर्व है कि नहीं, ठीक है। टाइम के अंदर उसको कंजर्व होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन की वो कंजर्व नहीं है। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कंजर्व ना हो तो वो क्वांटम मैकेनिकल ही नहीं है। तो बेसिकली क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है ही नहीं। ऑल्दो उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वो था कि श्रोडिंगर इक्वेशन रिलेटिविस्टिक नहीं थी, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड 2-3 प्रॉब्लम्स और थे। तो फिर आप कहेंगे कि फिर इस इक्वेशन का फायदा क्या है जब ये ना क्वांटम मैकेनिकल है, ना प्रोबेबिलिटी कंजर्व है, ना ये स्पिन हाफ या के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करती है, तो इसका फायदा क्या है। तो बुनियादी तौर पर इस इक्वेशन ने हमें एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से, उस वक्त के फिजिसिस्ट को एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हम किसी इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक बना सकते हैं। और फिर उस रास्ते पे चल के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक और तरीका था कि हम बजाय ये कि टाइम के डेरिवेटिव को स्क्वायर लें, हम ये भी कर सकते हैं कि स्पेस के डेरिवेटिव को लीनियर बना दें, ठीक है, दोनों को लीनियर बना दें, तो उससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब लीनियर बनाया गया
तो डायराक ने ये प्रोसेस किया और ये कैलकुलेशन की, ये थ्योरी डेवलप की, जिसमें हैमिल्टोनियन जो था वो लीनियर था स्पेस डेरिवेटिव्स में और टाइम डेरिवेटिव्स में। अगर उसके हैमिल्टोनियन को आप देखें तो वो इस तरीके का, इसकी अपनी प्राइस है, इसकी अपनी एक कीमत थी जो देनी पड़ी अगर आप ये वाला हैमिल्टोनियन यूज करें। अब इसमें आप देखें तो ये P जो है इसके अंदर दोनों स्पेस और टाइम स्पेस के डेरिवेटिव हैं। इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑल्दो के लीनियर है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अल्फा और बीटा के ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये मैट्रिसेस पर, ये नंबर्स नहीं है सिंपल, ये मैट्रिसेस हैं, तो उनकी वजह से मजीद एक कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल हम अल्फा बीटा एक डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हैं और उनको हम डिटरमिन करेंगे और ये वाले दो, और इसके बाद अगर हम डायराक इक्वेशन को देखें और उसमें वैल्यूज पुट करें, यानी ये वाली E, तो आप देखिए इधर एनर्जी दोबारा आ गई लेकिन ये लीनियर है, और ये अल्फा डॉट P और ये वेव फंक्शन भी हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, हैमिल्टोनियन को हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर इसके अंदर अगर हम ये डेरिवेटिव्स दोबारा से ऑब्जर्वेबल्स को डेरिवेटिव्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में बनती है। अब ये इक्वेशन क्लाइंब-गॉर्डन इक्वेशन से बेहतर है इन द सेंस कि इसमें एक तो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये टाइम और स्पेस के डेरिवेटिव्स लीनियर हैं, स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें ये पैरामीटर्स हैं अल्फा और बीटा के, और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं उनको इन पैरामीटर्स की वजह से दोबारा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा है ये बाकायदा मैट्रिसेस बनते हैं और 4x4 के मैट्रिसेस बनते हैं, लेकिन ये बड़े मशहूर मैट्रिसेस हैं, इन्हें कहते हैं गैमा मैट्रिसेस। और गैमा मैट्रिसेस जो हैं या डायराक मैट्रिसेस, ये गैमा मैट्रिसेस जो हैं ये 4x4 के 4 मैट्रिसेस हैं, और जब ये 4x4 बनेगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है बेसिकली ये फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कॉलम 1x4 का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, तो फिर इसके अंदर 4 एंट्रीज होंगी, तो जब 4 एंट्रीज होगी तो वो कहाँ, उनका क्या मतलब है, तो बाद में हमें पता चला कि उनमें से 2 जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं और 2 नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। तो वो जो प्रॉब्लम था नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन का वो स्टिल परसिस्टेंट है, ऑल्दो कि इस इक्वेशन को हमने लीनियर बना दिया, क्लाइंब-गॉर्डन इक्वेशन से हम डायराक इक्वेशन पे गए हैं, लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम जो है वो वहां पर परसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस डायराक इक्वेशन में आप फिर हमारे पास इन मैट्रिसेस की वजह से ऑल्दो कि ये लीनियर है लेकिन वो प्रॉब्लम स्टिल वहां पर मौजूद है कि नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है। तो इसके बारे में फिर बड़ी थ्योरीज थी कि ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस क्या हैं। इसके ये भी था कि शायद ये प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रही है, या ये थ्योरी जो है डायराक ने खुद दी, जैसे हम कहते हैं डायराक सी इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब ये था कि शायद ये स्पेस जो है इट इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो होल बच जाता है तो वो होल जो है वो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको वो नाम दिया गया। लेकिन ये सारी बातें होती रही और 1932 में एंडरसन ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा था, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी वो उसके उलट थी, उसका चार्ज जो था वो उसके उलट था, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और इसको उसने नाम दिया एंटी पार्टिकल। तो फिर हमें पता चला कि क्लाइंब-गॉर्डन इक्वेशन में या डायराक इक्वेशन में जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आ रहे थे वो बेसिकली एक नए किस्म के पार्टिकल की तरफ इशारा है। तो थ्योरी हमारी बिल्कुल ठीक थी, शुरू में ये लग रहा था कि ये रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जो हमने आपस में कंबाइन किया है, इट्स प्रोबेबली नॉट गिविंग अस समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इससे एक नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आ रही हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस तो पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक एंटी इलेक्ट्रॉन है जिसको पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की तरह है, मास भी इलेक्ट्रॉन जितना है और बाकी सारी, लेकिन उसका चार्ज उलट है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। बल्कि फिर ये हुआ कि ये आया कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है तो प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है,
और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका एंटी पार्टिकल ना हो। लेट्स से फोटॉन है तो फोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी फोटॉन है, लेकिन ये है कि फोटॉन और एंटी फोटॉन एग्जैक्टली सेम है उनकी, यानी कोई पार्टिकल अपना एंटी पार्टिकल भी हो सकता है, एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है। तो इस तरह हर पार्टिकल का जो है एक एंटी पार्टिकल डिस्कवर हुआ, और ये मुमकिन हुआ जब हमने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कंबाइन किया। When they were क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविस्टिक बनाया, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आए, पहले क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन और फिर डायराक इक्वेशन के अंदर, तो वो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस एक्चुअली एंटी पार्टिकल्स थे, और वो एंटी पार्टिकल्स फिर एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुए, पॉजिट्रॉन में डिस्कवर हुआ, एंटी प्रोटॉन, बल्कि आजकल तो ये भी है कि हमने लेबोरेटरी में एंटी हाइड्रोजन तक बना लिए, एंटी एटम्स, जिसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन होते हैं, एंटी प्रोटॉन होते हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर पॉजिट्रॉन होते हैं। एंटी हाइड्रोजन, एंटी मैटर जो है अब वो एक हकीकत है पूरी कायनात के अंदर, और लोग इसका अमाउंट बहुत कम है, और एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्यों मैटर इतना ज़्यादा है और एंटी मैटर इतना कम क्यों है। क्योंकि बेसिकली बिग बैंग की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि शुरू में जब कायनात स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त मैटर और एंटी मैटर बराबर थे, आपस में इक्वल अमाउंट में थे, लेकिन इंसिडेंटली जो एंटी मैटर है वो कम होता गया, और अब डोमिनेंटली मैटर है, एंटी मैटर जो है वो बहुत कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों एंटी मैटर इतना कम है। और दूसरी बात ये है कि कायनात में, यूनिवर्स में ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर एंटी मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, या ऐसी जगह हो सकती हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ पर सब कुछ एंटी मैटर से बना हो, मैटर से ना बना हो। मतलब ये तो अब कन्वेंशन है कि कौन सा मैटर है, कौन सा एंटी मैटर है, लेकिन हम जिस चीज़ से बने हैं उसके बिल्कुल उलट एंटी मैटर अगर हम उसको कहें, यानी पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, ये सारे, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। बल्कि एक मशहूर बात यह है कि अगर आप यूनिवर्स में, कायनात में किसी दूर एक गैलेक्सी पे जाएं और आपको अपने ही जैसा एक बंदा वहाँ पे नजर आया, तो आप उससे हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो एंटी मैटर हो, और जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एनर्जी में तो धमाका हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी और गैलेक्सी में जाएं और वहाँ पर आपको अपनी जैसा बंदा नजर आए, तो हो सकता है कि वो आपके एंटी मैटर, आपके एंटी से बना। लेकिन बहरहाल इस तरीके से हमारे पास एक नए किस्म के पार्टिकल्स, एक नई किस्म की दुनिया में हम एंटर हुए, जहां पर मैटर का एक एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। अब इस स्टोरी में एक और चीज आई उसी वक्त, जैसे थ्योरी की बात हो रही है, और उसे हम कहते हैं बीटा डीके। ये बड़ी मशहूर चीज है बीटा डीके। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो डिके करते हैं प्रोटॉन, ठीक है। बल्कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर हमारे पास एक एटम हो A और वो डिके करे एटम B में साथ विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो ये एक बीटा डिके को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे जो प्रोसेसेस हैं वो हमें पता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ट्रिटियम हाइड्रोजन 1,3 कैन डिके इनटू हाइड्रोजन 3,2, और इसी तरीके से ये कॉपर और जिंक, ये जो है ये एक्चुअली बीटा डीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इनके पीछे जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है कि आपके पास ये मैकेनिज्म है आपके पास कि एक आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो डीके कर रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस सारे प्रोसेस में, इस बीटा डीके में एक मिस्टीरियस चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप इसकी एंड पॉइंट एनर्जीज को प्लॉट करें, ठीक है, यानी जो आपके पास एक न्यूट्रॉन जो है वो, या ये जो एटम्स मैंने शो किए हैं, वो जब कन्वर्ट होते हैं दूसरे एटम में, और एक इलेक्ट्रॉन, एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है। लेकिन ये जो बीटा पार्टिकल होता है, अगर आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, और इसकी एनर्जी का ये वाला फार्मूला है, और इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये सारे कांस्टेंट्स हैं, मास ऑफ एटम A, मास ऑफ एटम B, मास ऑफ बीटा पार्टिकल, और मास ऑफ एटम A और C², ये सारे कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो एनर्जी है ऑफ बीटा पार्टिकल, ये कांस्टेंट होगी, एक ही कांस्टेंट नंबर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इस प्लॉट के अंदर अगर आप देखें तो जो बीटा पार्टिकल एमिट होता है
उसकी एनर्जी जो है वो वेरी करती है, वेरिंग एनर्जी है, उसकी एनर्जी चेंज होती है। मतलब एक दफा आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, दूसरी दफा आपने एक्सपेरिमेंट किया तो कोई और एनर्जी आ गई। तो दोनों में जो एनर्जी का फर्क है, दो एक्सपेरिमेंट्स में, दो इंस्टेंसेस में, एक में एनर्जी कुछ एक है और दूसरे में कुछ और है। फर्ज करें एक दफा ज्यादा है और एक दफा कम है, तो जिस दफा कम है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कहां गई? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि द मिसिंग एनर्जी, वेयर डज गो द मिसिंग एनर्जी। इवन ये इतना सीरियस प्रॉब्लम था कि उस वक्त बोहर ने ये पोस्टुलेट किया कि शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट डिसअपीयर्स, इट इज डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, होती है। इसलिए जो एनर्जी है वो वेरिंग शक्ल में आती है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन बहरहाल इस प्रॉब्लम को, ये जो मिसिंग एनर्जी है बीटा पार्टिकल में, इस प्रॉब्लम को पॉली ने किस तरह सॉल्व किया कि पॉली ने हाइपोथेसाइज किया कि एक्चुअली जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है कि न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक नया पार्टिकल ऐसा है जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाता है, और उसको उसने नाम दिया न्यूट्रिनो। उस वक्त ये प्रिडिक्ट किया गया कि शायद न्यूट्रिनो का मास 0 है, लेकिन आज हमें पता है कि एक तो न्यूट्रिनो का मास 0 नहीं है, और दूसरा ये कि न्यूट्रिनो कई तरह के हैं, और न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस हैं जो सन से न्यूट्रिनोज आते हैं। न्यूट्रिनो फिजिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। बहरहाल उसके हाइपोथेसिस के बाद फिर इनडायरेक्ट एविडेंस से और फिर बाद में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये साबित हुआ कि वाकई न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह हमारी लिस्ट में एक और पार्टिकल का इजाफा हुआ, लेकिन दैट इज कमिंग फ्रॉम बीटा नीके। तो एट द एंड हमारे पास जो फिर टोटल लिस्ट बनती है वो आज हमारे पास ये है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन था, हमारे पास उसके बदले में पॉजिट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन और फिर उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। फिर हमारे पास प्रोटॉन था, तो फिर हमारे पास एंटी प्रोटॉन, ठीक है, फिर न्यूट्रॉन तो एंटी न्यूट्रॉन, और फोटॉन तो फिर उसका एंटी फोटॉन, और फिर पायन हमारे पास दो मीज़ान अभी तक डिस्कवर हुए ना, एक पायन और एक म्यून, ठीक है। तो ये मेडिएटर्स हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, और साथ साथ फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह हमारे पास अब जो काउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेट्स से यू कैन से बाय 1932 1930s में या लेट्स से 40s में हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 14 तक पहुंच गए। उसकी एक बड़ी वजह ये बनी है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए बिकॉज ऑफ द मर्जिंग और कंबाइनिंग रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स जो हमने किया, तो उससे एक ये आया कि नए तरह के पार्टिकल्स ओरिजिनेट हो गए, उनके वो एंटी, ठीक है, और साथ साथ बीटा डीके से हमारे पास एक और पार्टिकल आया जो कि न्यूट्रिनो है। जाहिर बात है, उसका एक एंटी पार्टिकल भी है, एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि वो जो न्यूट्रॉन का डिके है प्रोटॉन में, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वो बार ऊपर लगा हुआ एंटी न्यूट्रिनो है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो कुछ कंजर्वेशन लॉस की वजह से वहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो होता है। लेकिन अब हमारी जो लिस्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो एक्सटेंड हो गई है, दैट आर अबाउट 14 पार्टिकल्स, ठीक है। सो विद दिस हमने इस आज की इस क्लास में ये देखा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ मेयरली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से नहीं आए हैं, बल्कि थ्योरी ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से फिर उस वक्त के फिजिसिस्ट ने बहुत सारे नए पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए। तो एनी क्वेश्चन? जी सर, जो अल्फा पार्टिकल डिके है तो इसका हमें पता है जिसका मास नंबर 210 से ज़्यादा तो वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, लेकिन ये जो बीटा पार्टिकल हम देखते हैं वो तो बहुत, जिसका मास बहुत कम है वो बी डिके करते हैं, मीडियम में बी डिके करते हैं। तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि किस एटम वो बीटा डिके करें? इस तरह इसके जो प्रॉपर एटम तो नहीं है, प्रॉपर नंबर तो नहीं है कि वो बीटा डिके नहीं। इसमें अगर आप यहाँ जो मैंने आपको दो एटम दिखाए, इनमें अगर आप देखें तो ये जो आपका
चार्ज नंबर है वो चेंज है, ठीक है। तो मतलब है कि न्यूट्रॉन तो उसके ऊपर तो चार्ज नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो गया है प्रोटॉन में, तो एक चार्ज ज़्यादा हो गया, लेकिन मास तकरीबन ऑलमोस्ट वही है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज। अच्छा, ये कोई भी जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ओबे होते हैं, यानी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे ना हो या कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ओबे ना हो। हम देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉज हैं और बहुत सारे क्वांटम नंबर्स हम देखेंगे फ्यूचर में कि वो फिर कंजर्व होना उनका लाजमी है, ठीक है। सर मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम अगर एक एटम का मास नंबर बता दें कि इसका जितना मास हो वो बीटा डिके करें, इस तरह हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल इमिट जो करता है इसका एक प्रॉपर नंबर जब इससे वो बड़ा होगा तो वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। इस तरह अगर बीटा पार्टिकल की मास नंबर या प्रोटॉन नंबर की वो हमें प्रॉपर नंबर इसके बाद अगर इस एटॉमिक नंबर या इस मास नंबर के एलिमेंट हो तो वो बीटा पार्टिकल डिके करे। नहीं, मसला ये नहीं है कि बीटा पार्टिकल को बीटा एमिशन या बीटा डिके कहाँ हो रहा है। बीटा डिके तो होता है, वो पता है, ये वाला प्रोसेस तो होता है, हमें ये पता है। मसला ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वेरिएंग एनर्जी के साथ आता है। अगर इसकी एनर्जी फिक्स हो तो फिर तो हमें पता है कि ये है यहाँ पर। एक जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक होता है प्रूफ और एक होता है एविडेंस। एविडेंस ये होता है कि शायद आप साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको हिंट मिल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसकी जो वेरिएंग एनर्जी आती है हर बीटा डिके में, वो वेरी, यानी एक ही प्रोसेस आप रिपीट करें, एक ही यही प्रोसेस आप दोबारा रिपीट करें, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है यानी बीटा पार्टिकल वो सेम एनर्जी का नहीं होगा, वो डिफरेंट एनर्जी का होगा, हर एक दफा डिफरेंट एनर्जी की। तो उससे फिर ये अंदाजा हुआ कि ये जो वेरिएंग एनर्जी है इसके अंदर कुछ एनर्जी जब कम आती है तो फिर मिसिंग है, वो एक नया पार्टिकल है, इसके साथ एक कंपनी पार्टिकल। अब चूंकि उसका मास बहुत कम था न्यूट्रिनो का, और न्यूट्रिनो पे चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रिनो चार्ज लेस है, उस पर चार्ज नहीं है, तो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। जब मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो उसकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड्स के जरिए से बाद में डिस्कवर किया गया, इनडायरेक्ट मेथड के जरिए से। लेकिन वो डायरेक्ट एविडेंस इसका इसलिए नहीं मिल रहा था कि ना चार्ज है ना मास है, मास नेग्लिजिबल है, तो वो ना कोलिजन करता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करता है, तो उसकी वजह से हम उसका पता नहीं लगा सकते। तो एक तरह से छुपा हुआ था, लेकिन फिर इनडायरेक्ट तरीकों से हमने उसको उसकी डिस्कवरी करी। जी 4 नंबर पेज पे यहाँ बस उसके यहाँ सर यहाँ भी ये एक तरफ की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक तरफ जो है टाइम के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरी तरफ जो है स्पेस के लिहाज से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको मतलब एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होना दोनों तरफ से, ये क्यों ज़रूरी है फॉर रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म? हाँ, उसकी वजह ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट वाला पोस्टुलेट है और एक ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो हर जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पेस और टाइम, क्योंकि ये तो उस पर तो टाइम भी एज अ कोऑर्डिनेट इंटर होता है, ठीक है। यानी आपके पास एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है और जिसमें हम रहते हैं, तो टाइम भी बाकायदा एक कोऑर्डिनेट है। तो आप स्पेस और टाइम को अलग-अलग ट्रीट नहीं कर सकते। अलग का मतलब ये है कि एक के हिसाब से डेरिवेटिव आपके पास स्क्वायर्ड है या क्वाड्रेटिक है इस तरह, और दूसरा लीनियर है, तो आप इनको इस तरह अलग-अलग ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर एक ट्रीटमेंट एक के साथ एक जैसी है तो दूसरे के साथ भी ट्रीटमेंट उसी तरीके की होगी, अदरवाइज फिर चीजें रिलेटिविस्टिक नहीं होगी, ठीक है। तो की बात हो रही है जी, एंटेंगलमेंट ना एंटेंगलमेंट के अलावा किसी भी जगह स्पेशल रिलेटिविटी अगर कोई थ्योरी उसको ओबे करेगी तो वो स्पेस और टाइम में फर्क नहीं करेगी। वो स्पेस टाइम में अगर फर्क करेगी तो वो रिलेटिविस्टिक नहीं है, ठीक है। स्पेस और टाइम को इक्वल फुटिंग पे वो ट्रीट करेगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि स्पेस टाइम एक एंटिटी है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो दे लिव इन स्पेस टाइम। एंड आप इस तरह स्पेस टाइम नहीं है कि स्पेस और टाइम
एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वलेंट नहीं है, आप उनको इक्वलेंट ट्रीट करेंगे। तो इस वजह से ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। सर लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो भी तो दोनों तरफ से मतलब सेकंड ऑर्डर है, अगर आप देखें तो क्या वो रिलेटिविस्टिक है? नहीं, वो स्पेशल उसमें स्पेशल थ्योरी नहीं है, ऑल्दो कि उसकी अपनी गैलीलियन रिलेटिविटी है, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र नहीं है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इक्वेशन तो मैनिफेस्टली आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम और स्पेस इस तरह अलग-अलग इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं है। तो वो तो एक्सेलरेशन है एक तरफ, यानी आप कहते हैं कि f जो है वो ma के बराबर है, ठीक है, इट्स इक्वल टू ma। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन उससे एक डिफरेंट तरीके से आती है। इसमें इसी वेव फंक्शन के ऊपर ये वाला हैमिल्टोनियन एक्ट कर रहा है और इसी वेव फंक्शन के ऊपर लेफ्ट साइड, ये दोनों ही आप दोनों साइड इक्वल है, तो ये नहीं हो सकता। यानी ये इक्वेशन गलत नहीं है, ये इक्वेशन ठीक है, ये एक लिमिटिंग केस है। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पर आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को इग्नोर करके फिर सिर्फ देखें तो फिर तो ये आपको सही डिस्क्रिप्शन देती है। लेकिन जब आप इसको, यानी इसी वजह से तो ये पॉजिट्रॉन हमें नजर नहीं आ रहे कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो अपने रिलेटिविस्टिक वर्जन में नहीं थी। तो जब डायराक इक्वेशन ने इसको रिप्लेस किया, यानी अगर आप ऐसी जगह जाएं जैसे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स भी आप, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं विद अ वेरी हाई स्पीड, तो उस वक्त जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आप देखें तो उसको आपको मिलेगा कि आप इसके साथ एक और पार्टिकल पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, और वो इसी अंडरस्टैंडिंग इसी उससे आया है कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन की जो रिलेटिविस्टिक नेचर है वो उसमें शामिल करते हैं। सर तो क्या ये एंटी पार्टिकल जो है सारे, इसकी डायनामिक्स भी हम इस रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब डिराक इक्वेशन है या गॉर्डन इक्वेशन, इसके थ्रू उसमें सारे शामिल हैं। वो एक सो टू से कंप्लीट मॉडल है जिसमें आपके पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों आते हैं। मीन सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो उसके साथ एंटी पार्टिकल ना मैटर, ये तो मैटर है ना, मैटर में तो सिर्फ आपका वो मौजूद है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन एंटी मैटर भी साथ साथ मौजूद है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि यूनिवर्स में एंटी मैटर के अमाउंट बहुत कम है, लेकिन अभी आप इसको लेबोरेटरी में आप पॉजिट्रॉन बना सकते हैं, आप इवन लेबोरेटरी में आप एंटी हाइड्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स हमारे साथ एंटी एटम भी मौजूद, एंटी एटम्स भी मौजूद है, बिल्कुल, एंटी पूरा मैटर मौजूद है, ठीक है ना। एंटी मैटर, हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मौजूद है। सर क्या ये एंटी मैटर और सिंपल जो मैटर है इनकी मास और इनकी डायरेक्शन सेम होगी कि डिफरेंट होगी? मास तो बस जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है, और मास ऑलमोस्ट कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है। ये जो एंटी का हम डिसीजन करते हैं कि एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन है ना। मसलन इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बाकी सब प्रॉपर्टीज सेम है, मास भी सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन सिर्फ उसका चार्ज भी अमाउंट में सेम है, लेकिन उसमें प्लस है। इस तरह अगर आप प्रोटॉन का देखें तो उसके एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब मसला ये है कि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो एंटी न्यूट्रॉन पर कैसे आपको डिस्क्राइब करेंगे कि एंटी न्यूट्रॉन है। तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, और वो फिर क्वार्क्स जो है वो उसके डिफरेंट क्वार्क्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनमें मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स हैं, और उनके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ एक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, मास तो सेम ही होता है प्रोटॉन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, लेकिन सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। हम देखेंगे कि इसमें और बहुत सारे क्वांटम नंबर्स इन्वॉल्व हैं जो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बिल्कुल सेम है, जैसे फोटॉन है। फोटॉन के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कोई फर्क नहीं, वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एंटी फोटॉन है नहीं, क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस मौजूद हैं जिसमें हमारी डिमांड एंटी फोटॉन की होगी और वहां पर वो फिर एंटी फोटॉन, मतलब ऐसा चाहिए कोई वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, ये तो पार्टिकल्स है। तो फिर हम इक्वेशंस के अंदर देखेंगे तो आप इस तरह कोई ऐसा वेक्टर नहीं ट्रीट कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ऐसे हो सकता है कि आप कहें कि स्पेस टाइम में एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर इधर मूव करता है तो पॉजिट्रॉन जस्ट एक नेगेटिव हिस्ट्री बनाता है, लेकिन ऐसा जैसा वेक्टर डायरेक्शन आप उसको नहीं, जैसे वेक्टर्स में डायरेक्शन आती है ना उस तरह। जी, एंटी पार्टिकल्स सैटेलाइट सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? किसके लिए? सैटेलाइट सोसाइटी जो है
ये चूंकि ये एक हकीकत है ना, हमारी उसका फिजिक्स जो है उसके अंदर ये एंटी पार्टिकल्स जो है, एंटी मैटर जो है, ये एक हकीकत है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसमें बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम हो रहा है, इवन ये बड़ा अप्लाइड हो सकता है। ऐसी बातें सोची जा रही है, बल्कि उन पर काम हुआ है कि हम एंटी मैटर से एनर्जी बना सकते हैं और उसके प्लांट्स फ्यूचर में बनेंगे। वो ऐसा होगा कि हम एंटी मैटर को आइसोलेट करेंगे, फिर उसको जब छोड़ेंगे और मैटर के साथ वो जब रिकम्बाइन होगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन मसला ये है कि एंटी मैटर को कन्फाइन करना, ज़्यादा वक्त तक उसको रखना, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें आप यानी पॉजिट्रॉन्स को 1 मिनट तक भी बना सकते हैं लेबोरेटरी में, और फिर जब मैटर और एंटी मैटर कंबाइन हो तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। साथ साथ एंटी मैटर को समझने से हमें यूनिवर्स की जो इब्तिदा हुई है, जो बिगिनिंग थी, उसको समझने में बड़ी मदद मिल सकती है। और डिफरेंट जो कॉर्नर्स हैं वहाँ यूनिवर्स के, वहाँ पर हो सकता है कि एंटी मैटर की वो ज़्यादा अमाउंट जो है वो मौजूद हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है एंटी मैटर, और उसको समझने से हमें यूनिवर्स की इब्तिदा के बारे में और उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो डायनामिक्स है, उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। खैर अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेज में है कि इसको आप बिल्कुल आम डेली लाइफ में एंटी का मैटर का कुछ यूज़ हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। शेडो को हम एंटी मैटर कहते हैं। हाँ, शेडो को मेरा नहीं ख्याल। शेडो तो एक वो देखिए ना, एंटी मैटर क्या, एंटी मैटर एक एग्जिस्टिंग चीज़ है, एक फिजिकल चीज़ है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी शेडो तो ये है कि अगर आप लाइट है और उसका जो, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ पर लाइट नहीं आ रही उसकी ब्लॉक कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो है, तो इस तरह से वेग चीज़ नहीं है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व ना कर सकें। तो बिल्कुल ये जिस तरह मैटर है उसी तरह एंटी मैटर है, बल्कि ये कहना कि हम मैटर है कुछ और एंटी मैटर है, ये भी सही है। ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आप जिसको मैटर कहें, जिसको एंटी मैटर। सर डिराक ने थ्रू थ्योरेटिकल उसने ये कैलकुलेट किया कि दो उसके पास पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं और दो नेगेटिव आ रही है, अल्फा और बीटा की जो मैट्रिसेस आएंगे वहाँ पे। सर एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड करेंगे कि एंटी पार्टिकल वाकई मौजूद है? ये हुआ है, जैसे एंडरसन का एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, वहाँ पर हम जाएंगे और बाकायदा मतलब ये बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना उसकी पॉजिट्रॉन की डिटेक्शन के लिए। और अब तो खैर बहुत हद तक लेबॉरेटरी में भी इसको बनाया जा सकता है। जो चीज़ आप लेबॉरेटरी में बना सकते हैं तो वो तो एक्सपेरिमेंटल, डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन एंटी मैटर की मौजूदगी बहुत सारे फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर उस वक्त भी ये नज़र आई, और वो मतलब वो जब अपने फोटोग्राफिक प्लेट्स को देख रहे थे जो कॉस्मिक रेडिएशंस थी उनके अंदर, कॉस्मिक शावर जो था, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो नीचे की तरफ कर्व करेगा, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स थे जिनकी वो लाइन तो ट्रैक जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरफ था, लेकिन ऊपर की तरफ कर्व कर रहे थे। तो ये नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं। जब उनको थ्योरी का पता चला कि वो ये तो ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनके ऊपर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जितना मास हो, सब कुछ हो, लेकिन चार्ज अपोजिट हो, ठीक है। क्योंकि जो डिराक की इंटरप्रिटेशन थी, सी इंटरप्रिटेशन, कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे कोई चीज़ रह गई है, तो वो इट वाज काइंड ऑफ वेरी एम्बिशियस कि पूरा एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे जो रह गया वो पॉजिट्रॉन है, वो होल सा जो रह गया है। तो वो एक इतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी। तो फिर जब बाकी वो ट्रैक नज़र आ रहा था एक्सपेरिमेंटली, ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के, तो वो वहाँ से हमें पता चला कि बाकी ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन जो है एंटी पार्टिकल की या पॉजिट्रॉन, ये तो पॉजिट्रॉन है, ये तो वो नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशंस है। तो इस तरह इनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बहुत पहले, आज से 100 साल पहले जो है ये इनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।